गई और कनाडा चली गई। फिर जब मैं वापस आई और उन्हें खबर मिली तो उन्होंने मेरा रेप किया। उन्हें लगा कि मैं मर गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरी फैमिली ने उन पर केस किया तो उन्हें शक हुआ। तो उन्होंने मेरी एक फ्रेंड अनन्या, उससे पूछा पर उसे कुछ भी नहीं पता चला। उन्होंने उसके साथ भी वही किया जो मेरे साथ किया और वो मर गई। अब रूहानी वापस रोने लगी। श्रेयांश ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। रूहानी भी उसके सीने से लग गई। श्रेयांश ने उसे बहुत ही मशक्कत के बाद चुप कराया। रूहानी ने फिर से बोलना शुरू किया। जब मैं प्लस 2 में थी तब एक एक्सीडेंट में दादू की मौत हो गई, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। और हमेशा की तरह राणा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और केस बंद करा दिया। फिर मेरी बुआ माधुरी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था दादू के अंतिम वीडियो में। तो रंजीत ने उन्हें गोलियों से भून डाला। उस राणा और रंजीत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हें पता है, जब मैं क्लास 4 में थी तब मुझे मेरी बड़ी मां से पता लगा कि मां को एक सिंगर बनना था, पर नानू ने बनने नहीं दिया। तो मैंने सिंगिंग क्लास ज्वाइन की। तो सिद्धार्थ, रोनित और रोहित भाई के साथ प्लस 1 से सिंगिंग शुरू की और अपनी बैंड को K4 का नाम दिया। हमने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। जब दादू अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस संभालने का वादा लिया। उन्हें पता था कि मैं सिंगर बनना चाहती हूं और वो भी चाहते थे, पर मुझे राणा और रंजीत से अपना बदला लेना था, जिसके लिए मुझे उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना था। तो मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर तक सिंगिंग के साथ में बिजनेस भी संभाला, लेकिन कभी मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि मुझे उन दोनों बाप बेटों को बहुत बड़ा झटका देना था। वैसे रंजीत मुझ तक पहुंच चुका था और मैं ऐन मौके पर बच गई। उन दोनों बाप बेटे ने मेरा बचपन, मेरा सपना, मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मुझे उनसे बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब श्रेयांश समझ चुका था कि क्यों रूहानी राणा और रंजीत के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसने कहा, रूही मैं तुम्हारे साथ हूं, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बस एक इशारा करना। रूहानी उसकी बात बीच में काटते हुए उससे अलग होकर खड़ी होकर बोली, नहीं, मैंने तुम्हें अपना इसलिए नहीं बताया कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर श्रेयांश ने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो रूहानी उसकी गोद में गिर गई। रूहानी अपनी बड़ी-बड़ी आंखों को और बड़ा करके उसे देखने लगी। श्रेयांश ने उसके चेहरे पर आ रही लटों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कान के पास आकर अपने होठ लाए। रूहानी तो उसके पास आने से ही सुन्न हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और इस एहसास को अपने अंदर समेटने लगी और कहा, ये तो कभी भी नहीं होगा मैडम, क्योंकि श्रेयांश मल्होत्रा से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तो ये बात तो तुम मत ही करना, वरना अभी तो सिर्फ मां से तुम्हारा नाम लेकर अपनी शादी रोकी है। आगे कहीं मैं सच में तुमसे इतनी तो तुम समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर फिर भी समझ नहीं आई मेरी बात तो अपने होठों से कह देता हूं कि कपूर मेंशन में घोड़ी पर बारात लेकर सिर्फ श्रेयांश मल्होत्रा लेकर आएगा। इतना कहकर उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। रूहानी की ये बात सुनने के बाद कान लाल हो गए और उसकी हालत तो पूरी खराब हो गई। फिर श्रेयांश अपने होठ उसके होठों के करीब लेकर आया। जैसे ही रूहानी को अपने होठों के आसपास श्रेयांश की सांसें महसूस हुई, उसने अपनी पकड़ उसकी शर्ट पर और कस ली, जिसे श्रेयांश ने महसूस कर लिया। श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपने होठ उसके माथे पर रखे और पूरी शिद्दत से चूमा और कहा, उस दिन मुझे तुम्हें बहका दिया था, पर अब जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, सिवाय इसके माथे को चूमने के, क्योंकि मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं तुम्हारे दिल से प्यार है। अब तो हालत रूहानी की बस के बाहर थी। वो झट से उठी और भाग गई अपने कमरे की तरफ। उसे ऐसे जाते देख श्रेयांश हंस पड़ा। उसने खुद से कहा, रूही तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा। तुम्हें आज तक जितने भी दर्द मिले हैं मैं वो सारे दर्द अपने प्यार से मिटा दूंगा। मुझे मेरे प्यार का एहसास आज के हादसे से हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरा क्या होगा। उस छोटे से एक्सीडेंट ने मेरी जान हलक मटका दी थी। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा अतीत सुनने के बाद तुमसे दूर हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब मुझे मेरे प्राण छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो रूहानी के कमरे की तरफ गया तो वो देखा कि वो सो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। उसने उसका दरवाजा बंद किया और खुद रूहानी के पास वाले कमरे में सोने लगा। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 27। सुबह के 4 बज चुके थे। रूहानी और श्रेयांश भी सो रहे थे, लेकिन रूहानी उठ गई क्योंकि उसकी आदत है 4 बजे उठकर वर्कआउट करने की। वो उठी, ट्रैक सूट डाला और बाहर आकर लैंडलाइन से कपूर मेंशन से एक गाड़ी मंगवाई। रूहानी छत पर चली गई और वार्म अप करने लगी। फिर उसने योगा किया क्योंकि वहां जिम नहीं था, तो वो योगा करने लगी। तभी ऊपर श्रेयांश आया, लेकिन रूहानी अपने योगा में इतनी खोई थी कि उसे मालूम ही नहीं लगा। इस वक्त वो शीर्षासन कर रही थी। श्रेयांश उसे ऐसी जगह से देख रहा था जहां से वो सब कुछ देख पाए, लेकिन रूहानी उसे नहीं देख पा रही थी। श्रेयांश मन ही मन बोला, रूहानी मैं चाहता हूं कि मेरी हर सुबह तुम्हारे चेहरे से शुरू हो। रूहानी ने अपना योगा खत्म किया तभी श्रेयांश उसके सामने आ गया। उसके अचानक सामने आ जाने से रूहानी चिल्ला पड़ी, मम्मी 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 मम्मी। श्रेयांश ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, ये क्या मम्मी लगा रखा है, मैं ही हूं। तो उसे देखकर रूहानी को शांति मिली और जैसे ही उसे रात की बात याद आई उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। श्रेयांश उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी नौकर आए तो दोनों हड़बड़ाते हुए अलग हुए। नौकर ने दोनों को कॉफी दी। रूहानी पहले पड़ी हुई बैम्बू चेयर पर बैठ गई। श्रेयांश उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी थी, तो रूहानी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, रेडी हो जाओ, मैंने गाड़ी मंगवा ली है। श्रेयांश ने हाँ में सिर हिलाया। रूहानी की कॉफी खत्म हुई तो वो उठकर जाने लगी कि श्रेयांश ने उसे रोकते हुए कहा, रूही अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात हर्ट करती हो तो आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं निभाऊंगा भी। रूहानी बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई और श्रेयांश भी चला गया। थोड़ी देर बाद जब श्रेयांश रेडी होकर आया तो उसने देखा कि रूहानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है। जैसे ही रूहानी ने श्रेयांश को देखा वो बोली, मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे कुकिंग में सिर्फ कॉफी बनानी आती है। श्रेयांश ने कुछ भी नहीं कहा और रूहानी के सामने वाली चेयर पर बैठकर वो भी ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करके वो दोनों कार में बैठे और सीधा कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ चले गए। गाड़ी में दोनों ही खामोश थे। ये खामोशी श्रेयांश को खल रही थी, तो उसने म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर दिया तो गाना उन दोनों के हालात को बयां कर रहा था। ऑफिस आ चुका था। श्रेयांश ने गाड़ी रोक दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वापस एक दूसरे की आंखों में डूब गए। तभी दूसरा गाना बजा। इस गाने से दोनों को होश आया। वैसे यहाँ नीली आंखें महबूब की हैं। रूहानी कार का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन श्रेयांश ने लॉक किया हुआ था तो रूहानी ने उसकी तरफ देखा। श्रेयांश मुस्कुरा दिया, लेकिन रूहानी उसे घूरने लगी। इससे पहले श्रेयांश कुछ बोल पाता रूहानी बोल पड़ी, इस वक्त हम ऑफिस में हैं मिस्टर मल्होत्रा एंड आई डोंट थिंक कि इट इज अ टाइम टू प्ले, सो इट विल बी बेटर फॉर यू, तो प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। श्रेयांश ने दरवाजा अनलॉक किया, जिसकी उम्मीद रूहानी को बिल्कुल नहीं थी। उसे लगा था कि वो थोड़ा और नाटक करेगा, तो वो उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। तो श्रेयांश शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारे प्रोफेशनल नेचर की इज्जत करता हूं रूही, ओह सॉरी मिस कपूर, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हारा श्रेय बनकर कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरी कल की बातों का बुरा मत मानना और मुझे तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारी गहरी डार्क ब्राउन आंखें हैं ना, ये बहुत कुछ बयां कर देती है। रूहानी वहां से शर्माते हुए भाग जाती है, लेकिन जैसे ही ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है अपने आप को शांत करती है और अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने देती। उधर श्रेयांश ने उसे ऐसे भागते हुए देखा तो बिना मुस्कुराए वो रह न सका। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और गाड़ी को घुमाकर अपने ऑफिस की तरफ ले गया, लेकिन कोई दो लोग थे जो ये देख रहे थे। एक गुस्से में था तो दूसरा मुस्कुरा रहा था। चलो सस्पेंस को थोड़ा हटाते हैं। करण और रंजीत ने उन दोनों को देखा था। करण अपने कैबिन में बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वो बहुत खुश था रूहानी और श्रेयांश की नजदीकियों से, क्योंकि वो यही चाहता था। वो दुष्ट दूसरा इंसान था रंजीत। रंजीत वहां रूहानी को मिलने आया था, लेकिन उसने जब उसे पार्किंग में श्रेयांश और उसे एक साथ देखा तो वो छुपकर उन्हें देखने लगा। उसने उनकी बातें तो सुनी नहीं, लेकिन उसे इतना मालूम चल गया था कि इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो उसे रूहानी को किसी और के साथ देखकर गुस्सा आ गया। करण रंजीत को नहीं देख पाया क्योंकि वो सीसीटीवी से दूर था। उधर रूहानी ने अपने कैबिन में आकर सबसे पहले वहां स्थित एक छोटी सी महादेव की मूर्ति के आगे दिया जलाया, अपनी चेयर पर बैठकर कॉफी मंगवाई। तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। ये था करण। रूहानी ने आने को कहा तो करण के साथ 25 साल की एक दुबली पतली गोरी लड़की अनारकली सूट में आई। रूहानी ने उसे देखा तो करण को इशारे में पूछा कि ये कौन है, तो करण ने कहा, मैम ये मैंने आपके लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त की है, इनका नाम है माहिरा। माहिरा ये है हमारी कंपनी की एमडी मिस रूहानी कपूर उर्फ आरके। तो माहिरा ने मुस्कुराकर रूहानी को गुड मॉर्निंग विश किया। रूहानी ने भी जवाब में गुड मॉर्निंग विश किया। रूहानी ने करण को साइड में आने का इशारा किया तो उसके पास विंडो साइड में आया, जहां से माहिरा उनकी बातें ना सुन पाए। रूहानी बोली, बैकग्राउंड चेक किया, हमारे किसी राइवल के साथ कोई रिलेशन रंजीत और राणा की लड़की तो नहीं है ना। तो करण उसे चुप कराते हुए कहता है, मैम माहिरा मेरी पत्नी नेहा की एकमात्र दोस्त है, आप चाहे तो पूछ सकती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया है। इसकी फैमिली में सिर्फ ये इसके पापा और इसकी मां है। इसके पापा बैंक में मैनेजर है और मां स्कूल में टीचर है। इसने पहले बहुत सी कंपनियों में काम किया है, बट इसकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आप मेरा भरोसा कीजिए। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पास आकर अपने चेयर में बैठ गई। उसने अपने टेबल की साइड की दराज से 2 पेपर्स निकाले। उसने उन कागजों को उसे देते हुए कहा, एक में मेरा स्केड्यूल है और दूसरे में मेरे कुछ रूल्स हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना और अब आप जा सकती हैं। मिस्टर कपूर आप भी जा सकते हैं। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और चले गए। क्या होगा आगे कहानी में?
भाग 28 मल्होत्रा प्रोडक्ट एंड मटेरियल कंपनी। यहाँ श्रेयांश अपने कैबिन में बैठकर वो सब सोच रहा था जो उसके और रूहानी के बीच अब तक हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ फिल्म की तरह चल रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी सारिका आई। उसने कहा, अंश अंश कहाँ खोए हो? तो श्रेयांश ने देखा सामने सारिका खड़ी हुई है, वन पीस घुटने तक ब्लू ड्रेस में। उसने कहा, सारिका बोलो। सारिका उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अंशु चलो ना, आज लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। लुक मौसम कितना रोमांटिक है और उस बीच तुम और मैं, इट विल बी फन, कम लेट्स गो। असल में सारिका श्रेयांश की बचपन की सहेली है। इसके पिताजी एक बीमारी के कारण स्वर्ग को चले गए और उसकी मां इस सदमे से मर गई। इस बीच मल्होत्रा परिवार ने उसकी देखभाल की। वो अब अपने फ्लैट में रहती थी। सारिका श्रेयांश को पसंद करने लगी थी, लेकिन कभी भी उसने ये बात श्रेयांश को नहीं बताई। उसे ये भी नहीं पता था कि श्रेयांश अब रूहानी से प्यार करता है। श्रेयांश का अगले हफ्ते जन्मदिन है, तो वो उस दिन को प्रपोज करने वाली थी। श्रेयांश बोला, नहीं सारिका, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यार। सारिका उठी और उसके करीब आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी चेहरे को पीछे की तरफ घुमाया और उसकी गोद में बैठकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों से थामते हुए बोली, क्या हुआ अंश, आज तुम्हारा बिहेवियर इतना अलग क्यों है? श्रेयांश कुछ रिएक्ट करता कि तभी कैबिन में कोई एंटर हुआ। सारिका ने कुर्सी घुमाई पर उठी नहीं। सामने वाले इंसान को देखकर अंश घबरा गया और सारिका को गुस्सा आया। देव्स फार्म हाउस। रंजीत वापस आ चुका था। जैसे ही वो ऊपर जाने को हुआ, राणा और देव आ गए। राणा ने रंजीत को देखा और बोला, बाबा साहब क्या अपडेट है? तो राणा बोला, बेटा अपडेट वही है जो हमें चाहिए थी। मैंने सारा इल्जाम अमर और जय पर डाल दिया है और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर चुकी है। देव बोला, सही किया जीजा साहब, इस रूहानी को तो देखना है बस, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, इसके पर काटने पड़ेंगे। राणा बोला, हाँ इसके तो पर काटने ही पड़ेंगे, लेकिन पहले सारी जायदाद और बिजनेस तो अपने नाम कर लूं। देव ने हाँ में सिर हिलाया और तीनों ही राक्षसों की तरह हंसने लगे। वैसे ही तो तीनों ही राक्षस थे ही। इन्होंने एक नहीं बल्कि दो लड़कियों का बलात्कार किया। तो इन्हें अगर राक्षस, दरिंदे, इससे भी कोई बढ़कर नाम दे तो वो मिल भी सकता है। इन्हें जानवर बोलकर हम क्यों जानवर की जाति पर कलंक लगाएं? जानवर तो इन लोगों से काफी अच्छे होते हैं, बिना किसी वजह के कुछ कहते नहीं। पर इन्हें तो छोड़ ही दो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मल्होत्रा मटेरियल एंड प्रोडक्ट कंपनी। सारिका ने गुस्से से कहा, किसी के भी कैबिन में आने से पहले नॉक करते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? लगता है मां बाप ने संस्कार नहीं सिखाए। अभी भी यहाँ खड़ी हो, कितनी बेशर्म हो, इतनी बेइज्जती की बात यहाँ खड़ी हो। असल में सामने रूहानी खड़ी थी, जो कि श्रेयांश से बिजनेस के बारे में कुछ बात करने आई थी। और जैसे ही उसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट श्रेयांश को फोन करके पूछती है। उससे पहले कि वहाँ जतिन जी आ गए और उन्होंने कहा कि रूहानी को यहाँ पर किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो श्रेयांश को बहुत जोर का झटका लगा कि कहीं रूहानी उसे गलत न समझ ले। सारिका अभी भी श्रेयांश की गोद में ही थी। रूहानी बहुत ही शांत स्वर में बोली, मिस्टर मल्होत्रा, जब आप जानते हैं ना कि मेरे लिए मेरा वक्त कितना कीमती है, तो मैं यहाँ अपना वक्त खराब करने के लिए तो नहीं आई होंगी, पर इसके परिणाम तो आप जानते हैं ना कि क्या हो सकता है। श्रेयांश ने सारिका को उठने को कहा, लेकिन सारिका ने रूहानी से कहा, हु द हेल आर यू? तो रूहानी ने मुस्कुराकर कहा, आर्य रूहानी कपूर, एमडी ऑफ कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये सुनकर सारिका झट से उठ गई और बोली, आई एम रियली सॉरी मैम, आई डिडंट नो हु आर यू, आई एम रियली सॉरी मैम। तो रूहानी बोली, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। सारिका ने मुंह नीचे कर लिया। श्रेयांश ने उसे बाहर जाने को कहा और 2 कॉफी भिजवाने को कहा। श्रेयांश नॉर्मल होते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस कपूर, प्लीज प्लीज सिट। तो रूहानी बिना कुछ बोले बैठ गई। तभी सारिका आई बिना नॉक किए। उसके हाथ में डायरी थी। वो आकर श्रेयांश की लेफ्ट साइड पर खड़ी हो गई। रूहानी थोड़ी शॉक हो गई कि सारिका बिना नॉक किए अपने बॉस के कैबिन में कैसे आ गई। उसने सवाल किया, मिस सारिका, आई थिंक यू शुड नॉक बिफोर एंटरिंग योर बॉस कैबिन। तो सारिका मुस्कुराते हुए बोली, रूहानी नॉक वो करते हैं जो अजनबी हो। मैं और अंश तो कॉलेज से एक साथ ही पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं करना पड़ता नॉक वगैरह, बल्कि अंश मेरा बॉस कम मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हर किसी को प्रपोज करने को मैं ही मिलती हूँ, इतनी सुंदर हॉट जो हूं मैं। यहाँ तक कि अंश भी कॉलेज में मुझ पर फिदा था। श्रेयांश ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि वो जानता था कि रूहानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखती है। रूहानी बोली, मिस सारिका, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नाइदर योर सिस्टर नॉर योर फ्रेंड, सो कॉल मी मैम। सेकंडली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। थर्डली, मिस्टर मल्होत्रा, when you will be known with the difference between professional and personal life, we will talk with each other because that person has no value in my eyes who can't separate professional and personal life. And fourthly, Miss Sarika, my dad and my brother also work with me. I am their senior in the company, so they call me ma'am, and they knock before interning to my cabin. I interned without knocking because Mr. Malhotra said me that I don't want anyone's permission here. Mr. Malhotra, forget about the deals we made, and if you want our professional relationship to be strong, then understand the difference between professional and personal life. You have wasted my 30 minutes, which you should not do. सारिका को उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रेयांश आज सारिका की वजह से 2 बार शर्मिंदा हो गया। रूहानी वहां से चली गई। जैसे ही रूहानी वहां से गई, सारिका ने अपनी डायरी टेबल पर रखी और कहा, अंश लेट्स गो फॉर लंच। तो श्रेयांश चिल्लाकर बोला, सर बोलो, बॉस हूं मैं सारिका तुम्हारा। आज तुम्हारी वजह से लाखों की डील निकल गई, लेकिन मुझे दुख उस बात का नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि मेरी और रूहानी की दोस्ती में दरार आ गई, वो भी तुम्हारी वजह से। सारिका बोली, अंश मैं भी तुम्हारी दोस्त हूं, तुम उसके लिए मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तो अंश और चिल्लाकर बोला, बस आज से अभी से तुम मेरी सिर्फ एम्प्लॉय हो, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम मुझे सर कहकर बुलाओगी, वरना खुशी-खुशी यहाँ से जा सकती हो। सारिका उसके इतना चिल्लाने से डर गई। वहां रूहानी ने सब कुछ सुन लिया था। वो वापस अपना फोन लेने आई थी, जो कि अंश के टेबल पर रह गया था। सारे एम्प्लॉयज ने उनकी बातें सुनी, क्योंकि दोनों ही चिल्ला रहे थे। रूहानी आई, फोन किया और बाहर जाने लगी तो सारिका पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारे कारण अंश मुझे कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहा है, ब्लडी बिच। रूहानी अपने आप को शांत करके वहां से चली गई, लेकिन श्रेयांश का तो जैसे सोते हुए शेर को जगा देने वाला हाल हो गया। उसने फिर चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे गाली देने की? तो सारिका बोली, अंश तुम क्यों रूहानी के लिए मुझसे लड़ रहे हो? तो वो बोला, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, और तुमने आज तक वो काम पूरा किया भी है जो मैंने तुम्हें दिया। तुमने सब काम अधूरे रखे, बल्कि तुम्हारी जगह तुम्हारा सारा काम समीरा ने किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब कह रहा हूं सारिका कि काम पर ध्यान दो, वरना नौकरी भी हाथ से जा सकती है। और बाहर निकल जाओ मेरे कैबिन से। सारिका की आंखों से आंसू निकल गए। उसका प्यार किसी और को प्यार करता है। वो रोते हुए बाहर निकली और देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं। वो रोते रोते वॉशरूम में चली गई। श्रेयांश ने भी गाड़ी की चाबी उठाई और घर की तरफ चल दिया। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 29 मरीन ड्राइव बीच। रूहानी इस वक्त यहाँ बैठकर समुद्र की बहती लहरों को देख रही थी। श्रेयांश भी घर जाने के बजाय यहाँ पर बैठकर बियर पीने लगा और दोनों ही अनजान थे कि दोनों यहाँ हैं। दोनों सुंदर सी लहरों को देखने में इतना खो गए कि उन्हें मालूम ही नहीं लगा कि सूरज कब ढल गया। तभी दोनों को एक साथ उनके घर से फोन आया तो दोनों उठे और पार्किंग की तरफ चले गए। दोनों की कार एक साथ पार्किंग में थी। दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। तभी रूहानी होश में आई और कार में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में घर की तरफ ले गई। श्रेयांश भी मुझे मन से चला गया। कपूर मेंशन। रूहानी जैसे ही घर पहुंची अपने पापा के पैर छुए जो सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। मधुर जी बोले, जल्दी से फ्रेश होकर आइए, खाना बस बन ही गया है। रूहानी से हिलाकर चली जाती है। मधुर जी को लगता है कि रूहानी थक चुकी है, इसलिए थोड़ी चुप-चुप है। रूहानी चली जाती है और उसे खुद भी पता नहीं लगता कि बुरा उसे किस चीज का लग रहा था। मल्होत्रा निवास। श्रेयांश जैसे ही घर पहुंचा उसे सामने सारिका दिखी। उसे देखे बिना वो ऊपर चला गया। सारिका को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही रूम में पहुंचकर श्रेयांश अपना दरवाजा बंद करने लगा तभी सारिका उसके कमरे में आई। उसे देखकर श्रेयांश ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में जाने लगा कि सारिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया, जिससे दोनों ही बेड पर गिर गए। लेकिन श्रेयांश उठ गया तो सारिका उसके आगे आई और बोली, क्या हुआ अंश, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं? तो श्रेयांश कुछ नहीं बोला और दूसरी साइड से जाने लगा। वो फिर से उसके आगे आ गई। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में पकड़ा और फिर से वही शब्द दोहराए। अब श्रेयांश ने गुस्से में कहा, तुमने आज जो किया ना सारिका, वो बहुत गलत है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सेक्रेटरी और बॉस के बीच क्या रिश्ता होता है? तुम सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती हो और कुछ नहीं, और शायद वो भी ना रहे तो समझ जाओ कि तुम कोई काम नहीं करती। बट आज रूही ने मेरी आंखें खोल दी। तो सारिका भी गुस्सा होते हुए बोलती है, अंश तुम उस लड़की के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड पर गुस्सा कर रहे हो? वाह क्या पट्टी पड़ाई उसने तुम्हें। तो अंश चिल्लाकर बोला, बस मैं रूहानी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता सारिका, एंड मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, जस्ट गेट लॉस्ट। सारिका रोते हुए बाहर आती है। उसे ऐसे रोते देखकर जोशना जी बोली, क्या हुआ सारा, रो क्यों रही हो बेटा? तो सारिका ने कुछ नहीं कहा और वो गार्डन में चली गई। सारिका का ये बेरुखी भरा व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जैसे ही श्वेता अंश के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगी, सारिका आई और बैठ गई, जिसे देख अंश फिर से गुस्से में आ गया कि वो सबके सामने बोला, उठो तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती। जोशना जी अंश को फटकारते हुए बोली, अंश ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, दोस्त है वो तुम्हारी? अंश बोला, आई डोंट केयर, बस ये यहाँ से उठ जानी चाहिए। तो सारिका कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, वो कैसे अंश, क्योंकि इस कुर्सी पर तो मेरा हक है। अरे भाई इस घर की होने वाली बड़ी बहू हूं मैं,
Am I right, आंटी? आप तो बचपन से ही कहती थी ना कि आप मुझे अपने घर की बहू बनाने वाली है और अंश की वाइफ बनाएंगी। तो जोशना जी बोली, बेटा वो बचपन की बातें हैं और मैंने अपने अंश के लिए रूहानी को सेलेक्ट किया है। सारिका को वापस बहुत गुस्सा आया जब जोशना जी ने अंश की वाइफ के रूप में रूहानी का नाम कहा। तभी माया जी बोली, वैसे भाभी मेरे ख्याल से रूहानी से अच्छी सारिका है। देखिए ना, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और सारिका का नेचर तो हम सब जानते हैं। अगर रूहानी इस घर में आई तो शायद अपने पैसे का रौब दिखाएगी, बिजनेस भी ले ले वो तो शायद। आप तो जानती है ना कि पहले दिन कैसे लड़ाई हुई थी उसे लेकर। जतिन जी बोले, बस कोई कुछ नहीं कहेगा और सारिका इस घर की बड़ी बहू रूहानी ही बनेगी। ये मेरा और मधुर जी का फैसला है। वो भी चाहता है कि रूहानी की शादी इसी घर में हो और मैं अच्छे से जानता हूं कि रूहानी बिल्कुल अपनी मां की तरह इस घर को संभाल लेगी। अब मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं चाहिए। और सारिका बेटा, हाँ प्लीज यहां से उठ जाइए और आदित्य की साइड पर बैठ जाइए। ये सुनकर सारिका मुंह बनाते हुए वहां बैठ गई। अंश को खुशी हुई कि उसके पापा ने उसका साथ दिया। सब लोग डिनर करने लगे और अपने कमरे में जाकर सोने चले गए। सारिका भी अपने फ्लैट में वापस चली गई। वो यहां जतिन जी और जोशना जी से अपने और अंश की बात करने आई थी, पर अफसोस कुछ और ही बात हो गई। उधर रूहानी भी अपने कमरे में लेटे हुए खुद से बोली, नहीं रूही, जो हो रहा है ठीक हो रहा है और वैसे भी तेरा मकसद रंजीत और राणा को उनके कर्मों की सजा देना है। मैं अभी अपने बारे में नहीं सोच सकती। इतना बोलकर वो करवटें बदलते बदलते कब नींद के आगोश में चली गई उसे मालूम ही नहीं चला। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए भाग 30। कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज। रूहानी अपने कैबिन में बैठकर कोई प्रेजेंटेशन बना रही थी। तभी कैबिन का दरवाजा माहिरा ने नॉक किया। रूहानी ने आने को कहा तो कैबिन में माहिरा आई और बोली, मैम मिस्टर मल्होत्रा आ गए हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। रूहानी हाँ में से हिलाकर उसे अपने पीछे आने को कहकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि एक तरफ श्रेयांश बैठा हुआ है और उसके साथ वाली चेयर पर सारिका बैठी थी। रूहानी को देखते ही दोनों खड़े हो गए। सारिका ने रूहानी को देखते ही मुंह बना लिया, जिसे रूहानी ने देखकर भी इग्नोर किया। रूहानी श्रेयांश से हाथ मिलाते हुए बोली, आई एम ग्लैड मिस्टर मल्होत्रा दैट यू हैव बीन चेंज्ड एंड फ्रॉम नेक्स्ट वर्ड्स टेक केयर। श्रेयांश सिर्फ मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, पूरे 2 दिन बाद देख रहा हूं तुम्हें रूही, अब तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दोनों के बीच प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर कभी भी कोई भी गलती ना हो। रूहानी आकर अपनी एमडी की चेयर पर बैठ गई और किसी का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर एक लड़का आया और बोला, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। सबने वहां देखा, वहां व्हाइट शर्ट, ऊपर ग्रे चेक कोट और फॉर्मल पैंट में एक 5 फीट 9 इंच का लड़का खड़ा था। एक हाथ में महंगी घड़ी और दूसरे में महादेव के नाम का कड़ा। उसे देखते ही रूहानी अपनी कुर्सी टर्न करते हुए बोली, वेलकम मिस्टर शिवांश शर्मा। रूहानी को देखते ही शिवांश बोला, आप? असल में रूहानी शिवांश से मिली हुई है, पर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। रूहानी हमेशा उसे आरके की सेक्रेटरी होकर मिलती थी क्योंकि वो अपने आप रिवील नहीं होने दे सकती थी। ऊपर से किसी को पता भी नहीं था कि आरके दिखती कैसी है। शिवांश उनकी पार्टी में भी नहीं आया क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया था। पर अब उसे देखकर वो अचंभित था। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। शिवांश अपना सिर हाँ में हिलाते हुए श्रेयांश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी पायल बैठ गई। रूहानी ने मीटिंग स्टार्ट की। सब लोग उसके पॉइंट को समझ भी रहे थे और सुझाव भी दे रहे थे। फिर अंत में रूहानी ने पानी पीकर एंड किया। शिवांश बोला, तो हम कब से स्टार्ट करें मिस कपूर? रूहानी बोली, कल हम पहले जगह देखने जाएंगे फिर सोचकर बताते हैं। सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, सपना है मेरी फैमिली का और मैं आप दोनों के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। शिवांश और श्रेयांश ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी सेक्रेटरी को इशारा कर दिया। माहिरा ने रूहानी के कान में कुछ कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओके गाइस मैं चलती हूं, मेरी मीटिंग है। दोनों ने हाँ में सिर हिलाते हुए और उसे हाथ मिलाकर चले जाते हैं। चलिए बात करते हैं शिवांश की। शिवांश एसएस कंस्ट्रक्शन का मालिक है। एसएस कंस्ट्रक्शन इंडिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक मानी जाती है। इनके कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी और मल्होत्रा मटेरियल एंड प्रोडक्ट कंपनी के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन है। मल्होत्रा कंपनी इन्हें मटेरियल प्रोवाइड करती है और कपूर कंपनी का वो काम करते हैं क्योंकि कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लाखों के होटल, अपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स हैं। शिवांश ने अपनी कंपनी अपने बलबूते पर खड़ी की है। जब वो 6 साल का था तभी उसके मां बाप का तलाक हो गया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस सदमे में शिवांश के पिता शशांक जी की मृत्यु हो गई। शिवांश को उसके चाचा चाची ने संभाला और फिर उसे 18 साल की उम्र में ही छोड़ दिया जैसे वो कोई आवारा हो। शिवांश ने बहुत धक्के खाए, 2 दिन भूखे रहकर गुजारा किया। उसकी मां ने उसकी कभी कोई खबर नहीं ली। फिर एक रोज शिवांश की मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी बन गई इंडिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक। शिवांश में कभी भी इस बात को लेकर घमंड नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूहानी हमेशा इसे इनडायरेक्टली मिलती थी। शिवांश सिंगल था और उस पर भी काफी लड़कियां फिदा थी, लेकिन वो किसी पर भी फिदा नहीं था। शिवांश और श्रेयांश एक ही स्कूल में पढ़े थे। सारिका शिवांश और श्रेयांश का ग्रुप हुआ करता था जो कि स्कूल के साथ-साथ उनके कॉलेज में भी फेमस था। चलिए अब चलते हैं कहानी की तरफ क्योंकि शिवांश के बारे में आपको मैं आगे बताते जाऊंगी। पार्टी में आकर शिवांश, श्रेयांश और सारिका के जोर से गले लगा। उन्होंने भी उसे कसकर गले लगाया। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में गए। उधर बैठकर ऑर्डर देकर बातचीत करने लगे। तभी सारिका श्रेयांश की शिकायत करते हुए बोली, शिवा तुझे पता है मुझ पर कल बहुत जोर से चिल्लाया। ये सुनकर शिवांश हैरान था क्योंकि वो जानता था कि सारिका श्रेयांश को पसंद करती है, लेकिन उसे गलतफहमी ये भी थी कि श्रेयांश भी उसे पसंद करता होगा, जिस कारण वो पीछे हट गया क्योंकि शिवांश सारिका को पसंद करता है। शिवांश हैरानी से श्रेयांश की तरफ देखने लगा तो उसने आराम से कहा, इसने रूहानी की बेइज्जती की तो चिल्लाना पड़ा क्योंकि उसे मैं प्यार करता हूं। तब उनका ऑर्डर आ गया और श्रेयांश खाना खाने लगा। शिवांश और हैरान होकर चिल्लाकर बोला, क्या तू उसे प्यार करता है? शिवांश के चिल्लाने पर वहां पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे तो उसने सबसे सॉरी कहा और श्रेयांश की तरफ धीमी आवाज में कहा, तू रूहानी से प्यार करता है? तो श्रेयांश बोला, हां भाई मैं उससे प्यार करता हूं। क्यों, क्या हुआ तुझे? इतना क्यों चिल्लाया जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो? तो शिवांश बोला, तू सारिका को प्यार नहीं करता? ये सुनकर श्रेयांश खाते-खाते खांस पड़ा और पानी पीकर बोला, यार तुम लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि मैं इससे प्यार करता हूं? नहीं करता मैं इससे प्यार। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ रूहानी है, सिर्फ रूहानी। ये बोलकर वो वहां से गुस्सा होकर चला गया। श्रेयांश तो बहुत आराम से ही बोल गया लेकिन उसे मालूम भी नहीं था कि सारिका को कितना बुरा लगा। शिवांश सारिका से बोला, काम डाउन सारा, मैं उसे समझाऊंगा, क्या पता ये सिर्फ उसका एक अट्रैक्शन हो। तो सारिका ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि श्रेयांश रूहानी से सच्चा प्यार करता है। उनके लिए ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड से। भाग 31। लोकेशन द रॉयल क्लब। श्वेता अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी के लिए आई थी। वो लोग टोटल 7 लोग थे, 3 लड़कियां और 4 लड़के। श्वेता को मिलाकर 8 लोग थे। उसकी दोस्त रिया का जन्मदिन था तो वो लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। उसके सारे दोस्त डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। श्वेता भी डांस कर रही थी। जब वो थक गई तो वो आकर चेयर पर बैठ गई और बारटेंडर से वाइन देने को कहा। बारटेंडर ने उसे वाइन दी। उसने वाइन का एक ही घूंट पिया था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। श्वेता ने पलटकर देखा तो देखती ही रह गई। सामने बहुत ही हैंडसम डैशिंग लड़का खड़ा था। उसने ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक जींस डाली थी और उसकी हेजल कलर की आंखें। अब तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आप सबने सही समझा, ये था रंजीत। रंजीत को देखकर श्वेता चौंक गई। उसे अभी भी कुछ नहीं पता था कि उसके साथ रंजीत ने क्या किया है। श्वेता को अपनी तरफ देखता पाकर रंजीत मन ही मन मुस्कुरा दिया। वो खुद से मन ही मन बोला, चाल काम कर रही है, अब रखता हूं मैं अपना अगला कदम। रंजीत श्वेता के कंधे को पकड़ते हुए कहता है, श्वेता श्वेता आर यू फाइन? तो श्वेता होश में आकर बोली, हाँ। फिर कुछ सोचते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रंजीत बोला, कुछ नहीं, मैं बस घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो सोचा क्लब में आया जाए। तो देखा कि तुम भी यही हो। श्वेता ने कुछ भी नहीं कहा। तभी उसका फोन बजा। फोन पर अंश भाई का नाम फ्लैश हो रहा था, साथ में उसकी तस्वीर भी थी। उसे और उसका नाम देखकर रंजीत ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। श्वेता ने फोन उठाया और कहा, हेलो जी भाई बोलिए। तो सामने से श्रेयांश बोला, शुतु मैं रॉयल क्लब के बाहर गाड़ी में बैठा हूं, चल अब आ जा। तो श्वेता बोली, जी भाई मैं 10 मिनट में आती हूं। श्रेयांश भी बिना कुछ कहे फोन काट देता है। श्वेता ने रंजीत की तरफ देखा जो अभी गुस्से में था, लेकिन उसने झट से अपने भावों को बदलकर होठों पर एक मुस्कुराहट फेर ली। श्वेता बोली, आई एम सॉरी आई हैव टू गो, माय ब्रदर इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। तो रंजीत अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, नो इश्यूज, लेकिन अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो कैसे करूं? श्वेता को इसकी उम्मीद नहीं थी कि रंजीत ये बोलेगा। श्वेता ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप अपना फोन दे दीजिए, मैं नंबर डायल कर देती हूं। रंजीत ने बिना कुछ कहे उसे अपना फोन थमा दिया। फोन थमाते हुए उसने उसके हाथों को छू लिया। उसके छूते ही श्वेता के पूरे
पूरे शरीर में सिरन दौड़ पड़ी। उसने अपने आप को संभाला और जल्दी से अपना नंबर लिखा और फोन उसे दे दिया। वो वहां से तुरंत भाग गई। जैसे ही वहां से वो भागी, ऐसे लगा मानो कोई उसे पकड़ न ले। उसे ऐसे भागते देख रंजीत हंसकर बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और ये हाल है, आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। देख लो रूहानी, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है और तुम देखो कि मुझे इग्नोर करती रहती हो। पर अब मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि रंजीत सिंह राठौर को इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। श्वेता बाहर आकर सीधा गाड़ी में बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे ऐसे सांस लेता देख श्रेयांश उसे पीछे से पानी की बोतल देते हुए कहता है, क्या हुआ शुटू, मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूं जो तू ऐसे भागते हुए आई। श्वेता ने कुछ नहीं कहा और पानी पीने लगी। फिर उसने अंश को थम्स अप दिखाकर उसके ओके होने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वो गाड़ी को दौड़ाने लगा। मल्होत्रा निवास। श्रेयांश और श्वेता घर पहुंचे। जोशना जी श्रेयांश और श्वेता से पूछती है, खाना खाओगे? तो दोनों ने नाम ही से हिलाया। जोशना जी फिर अपने कमरे में चली जाती है। श्वेता भी चली जाती है। श्रेयांश भी चला जाता है और जैसे ही कमरे में एंटर होता है तो देखता है कि सामने उसे शिवांश बैठा दिखाई देता है। उसे देख श्रेयांश बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया चेंज करने, जैसे उसे पता हो कि शिवांश यहाँ ही होगा। चेंज करके वो बाहर निकला और अपने एक दो नौकर से कॉफी मंगवाई। कॉफी के आने तक दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोला। कॉफी आई और दोनों पीने लगे। फिर शिवांश खामोशी को तोड़ते हुए बोला, तू सच में रूहानी से प्यार करता है या सिर्फ एक ये अट्रैक्शन है? श्रेयांश को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि उसका दोस्त उसे समझेगा, पर वो नहीं समझ पाया। श्रेयांश ने एक गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बता दिया जो रूहानी के साथ हुआ। ये सब सुनकर शिवांश की आंखों में आंसू के साथ साथ रंजीत के लिए गुस्सा झलक उठा। लेकिन वापस उसने श्रेयांश को गलत समझते हुए कहा, अंश तुझे उससे सिर्फ सहानुभूति है और कुछ भी नहीं, और तू उस सहानुभूति को प्यार समझ रहा है, जबकि देखा जाए तो प्यार तो सारिका से तू करता है। देख सारिका और तू एक दूसरे को बचपन से जानते हो और वो इस घर को संभाल भी लेगी। वो आंटी अंकल दोनों की ही चाहती है, तो रूहानी को छोड़ दे यार। सटाक। शिवांश कितना बोलते ही श्रेयांश ने उसे एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि शिवांश बेड से नीचे गिर गया। उसे गिरा देखकर श्रेयांश भागकर उसकी तरफ आया और उसे उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी शिव, लेकिन मैं रूहानी से सच में बहुत प्यार करता हूं, तू और सारिका क्यों नहीं समझ रहे हो? उसने शिवांश को बेड पर बिठाया और उसके सामने बैठते हुए बोला, मुझे प्यार है उनकी पूरी गहरी आंखों से, प्यार है उसकी गुलाब की कलियों जैसे होठों से, प्यार है उसके गोरे गोरे गालों से, प्यार है उसके लंबे घने बालों से, मुझे प्यार है रूह की रूह से, और मैं जानता हूं कि वो एक न एक दिन मुझसे प्यार जरूर करेगी। अगर नहीं भी किया तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे कह चुका हूं कि पछतावा पछतावा किस बात का? उसे टोकते हुए शिवांश ने कहा, तू उसे कह चुका मतलब? तो श्रेयांश ने रात का सारा वाकया सुनाया। उसे सुनकर शिवांश को भरोसा हो गया कि सच में रूहानी से वो प्यार करता है। उसने पछतावे से कहा, मुझे माफ कर दे अंश, मैं तुझे समझ नहीं पाया। तो श्रेयांश ने कुछ नहीं कहा और उसके गले से लग गया। फिर वो दोनों सो गए। कपूर मेंशन। मधुर जी, नेहा, करण, शिवानी और रूहानी वो लोग अपनी बचपन की तस्वीरें देख रहे थे और उस पल को चाय के साथ एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त पूरे घर में उनके हंसने की आवाजें गूंज रही थी। रूहानी का और रूहान सो चुके थे। अचानक मधुर जी के सीने में दर्द होने लगा। उन्होंने सीने पर हाथ रख लिया। उनके हाथों से तस्वीर नीचे गिर गई। उन्हें दर्द में देखकर चारों डर गए। करण ने पूछा, क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? तो मधुर जी ने कुछ नहीं कहा और वो वही बेहोश हो गए। उन्हें बेहोश देखते हुए रूहानी चिल्लाकर बोली, साक्षी ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहो। साक्षी ने दौड़कर ड्राइवर को कहा। करण और रूहानी मिलकर मधुर जी को उठाकर गाड़ी में बिठाते हैं। उन्होंने नेहा को घर में रहने को ही कहा था, अगर बच्चे उठ जाए तो किसी को ना देखकर वो परेशान हो सकते हैं। करण ड्राइविंग सीट पर था, शिवानी उसकी बगल वाली सीट पर थी। दोनों ही रो रहे थे और बार-बार पीछे देख रहे थे। मधुर जी को पीछे लिटाया हुआ था। रूहानी की गोद में उनका सिर था। रूहानी की आंखों में एक आंसू का कतरा तक नहीं निकला था। वो सिर्फ उनका गाल थपथपाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उन्होंने करण, रूहानी, शिवानी और उनके बाहर निकलते ही पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ उस अंकल को? पापा बताइए ना, क्या हुआ उस अंकल पापा को, बताइए। तो उन्होंने उन्हें अपने कैबिन में आने को कहा। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि असम पर। भाग 32। रूहानी और करण डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर अवस्थी ने कहना शुरू किया, करण, रूही, मैं तुम दोनों को कोई धोखे में नहीं रखूंगा। मधुर को माइनर हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर दोनों भाई बहन सुन्न हो जाते हैं। देखो तुम दोनों अपने आप को संभालो, तभी तुम दोनों मधुर को संभाल पाओगे। मधुर को किसी भी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया है, कोशिश करना कि उसे कोई टेंशन ना मिले। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चले गए। दोनों के पास शिवानी आती है तो करण उसे सब कुछ बता देता है। वो भी रोने लगती है। फिर तीनों मधुर जी के पास उनके वार्ड में जाते हैं। शिवानी और करण मधुर जी के एक साइड पर बैठ गए और रूहानी दूसरी साइड पर बैठ गई। तीनों की नजरें मधुर जी के चेहरे पर टिकी थी। अचानक मधुर जी के शरीर में हलचल हुई तो तीनों सतर्क हो गए। शिवानी डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर आए। मधुर जी को होश आ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और कहा, अब मिस्टर कपूर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज रात इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर चले गए। रूहानी आकर उनकी साइड पर पड़े स्टूल पर बैठ गई। करण और शिवानी रूहानी के पीछे खड़े हो गए। रूहानी मधुर जी के हाथ को पकड़कर कहती है, पापा को किस चीज का टेंशन है? किस चीज की आपको इतनी टेंशन की आज आपको कि माइनर हार्ट अटैक आ गया? मधुर जी बोले, नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है। इतने अच्छे बच्चे बहू और पोता पोती के होते हुए मुझे कैसे कोई टेंशन आ सकती है भला? हां? तो रूहानी भी अकड़ कर बोली, पापा मेरे सामने आप कोई चालाकी मत कीजिए। मक्खन आप किसी और को लगाइएगा, मुझे मक्खन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो मधुर जी ने हार मानते हुए सब कुछ सच बता दिया। रूही, मैं जानता हूं कि राणा और रंजीत ने हमारे साथ जो किया वो गलत किया और तुम्हारे बदले के साथ मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, पर बेटा मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। रूहानी ने कंफ्यूज होकर कहा, आपका क्या मतलब है पापा, मैं तो खुशी हूं। तो मधुर जी बोले, रूही मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। मैं तुम्हें दूर नहीं कर रहा हूं बेटा, पर ये नीति है इस दुनिया की। आज नहीं तो कल शादी तो तुम कभी ना कभी करोगी ना। मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपना बदला लेना छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना बदला अब अपने पति के साथ लड़ो। रूहानी, करण और शिवानी रूहानी की शादी के बारे में सुनकर हैरान थे। रूहानी बोली, ओके पापा, आपकी खुशी मेरी शादी में है तो फाइन, पर पापा ऐसा लड़का मिलेगा कहां? रूहानी के मन में बार-बार श्रेयांश से अलग होने का ख्याल खल रहा था। मधुर जी मुस्कुराते हुए बोले, श्रेयांश मल्होत्रा। श्रेयांश का नाम सुन तीनों हैरत में पड़ गए। मधुर जी बोले, मैं तुम्हें और अंश को एक साथ देखना चाहता हूं रूही, और जतिन जी भी इस रिश्ते को हां कह रहे हैं, बल्कि वो तो तुम्हारी और अंश की तरह उस दिन बात करना चाह रहे थे जिस दिन ऑक्शन था। रूहानी श्रेयांश का नाम सुनकर खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोली, पापा क्या अंकल और मां को जब सच पता चलेगा तो क्या वो लोग मुझे स्वीकार करेंगे? तो मधुर जी बोले, उन्हें पता है बेटा कि तेरे साथ क्या हुआ। रूहानी खड़ी होकर वहां की खिड़की की तरफ मुंह करके बोली, पापा मैं दूसरे सच की बात कर रही हूं जो सिर्फ आप, मैं, भाई शिवा, भाभी, बड़े पापा और दादू जानते हैं। क्या वो सच को जानकर मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगी? उसने मुड़कर देखा तो मधुर जी भी सोच में पड़ चुके थे। करण और शिवानी भी टेंशन में थे। फिर अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए वो मुस्कुराकर बोले, नहीं मैम, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे वो अंकल और माँ, श्रेयांश मुझे खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा। पापा बुआ मुझे मनहूस कहा करती थी और मैं वो हूँ। श्रेयांश मुझे डिजर्व नहीं करता, बल्कि इस दुनिया का कोई भी लड़का मुझे डिजर्व नहीं करता, और ना ही कोई मेरा वो सच जानकर मुझसे शादी करेगा। पापा आपकी बेटी को अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। ये कहते कहते रूहानी भावुक हो जाती है। मधुर जी देखते हैं कि शिवानी और करण की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। मधुर जी बोले, नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तू तो एक हीरा है और हीरे की परख उसको तो जौहरी कोई होती है ना, और जौहरी श्रेयांश और उसका परिवार है। मैं जानता हूं कि वो पक्का तुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो रूहानी दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओके पापा, लेकिन इसके बाद आप भी मुझे कभी भी शादी के लिए नहीं कहेंगे। इतना बोलकर रूहानी वहां से चली जाती है। अंदर तीनों की आंखों में आंसू होते हैं। करण बोला, पापा अगर मल्होत्रा परिवार ने इसे अपनाया नहीं होता तो रूहानी टूटकर बिखर जाती ना, क्योंकि इसकी आंखों से साफ साफ पता चलता है कि ये श्रेयांश से कितना ज्यादा प्यार करती है। मधुर जी हां में सिर हिलाते हैं।
उधर रूहानी हॉस्पिटल की टेरेस पर पहुंच जाती है और जोर से चिल्ला देती है, लेकिन सिर्फ अपने मन में। वो ऊपर देखते हुए बोली, क्यों भगवान क्यों? सारे दुख आपने मेरी झोली में क्यों डाल दिए? जिस सच से मैं भागती रहती हूँ, मुझे कल उसी सच का सामना करना होगा। ये ऐसा सच है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है। इससे कड़वा शायद जिंदगी में कुछ होगा। सॉरी श्रेय, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया पर ये नहीं बताया कि अब इसके बारे में तुम्हें पता लग जाए। मैं नहीं चाहती। आई एम सॉरी। रूहानी वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो घड़ी में देखती है कि रात के 1 बज रहे हैं। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। उसने नीचे जाकर देखा कि शिवानी बाहर बहुत अनकंफर्टेबल होकर सो रही है। तो रूहानी ने उसे उठाते हुए कहा, शिवी शिवी चल तू घर चली जा, सुबह वापस आना है ना? तो शिवानी ने कहा, नहीं दीदी मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे यहीं रहना है। तो रूहानी बोली, ओके तो फिर तू गाड़ी में जाकर सो जा, यहाँ पर बार-बार गिरेगी, यहाँ के बेड पर तुझे नींद आने वाली है क्या? हाँ? शिवानी ने हाँ में सिर हिलाकर चली गई। रूहानी अंदर आती है और देखती है कि करण सोफे पर सोया हुआ है और मधुर जी भी सो चुके हैं। रूहानी मधुर जी के पास पड़े हुए स्टूल पर बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़कर बेड की साइड से सिर लगाकर आंखें बंद कर लेती है। उसे पता ही नहीं था कि नींद उसे कब आती है और वो कब नींद के आगोश में चली जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि असम पर। भाग 33। तो रूहानी बोली, ओके तो गाड़ी में जाकर सो जा, यहाँ पर बार-बार गिरेगी, यहाँ के बेड पर तुझे नींद आने वाली है नहीं। शिवानी हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। रूहानी अंदर आती है और देखती है कि करण सोफे पर सोया हुआ है और मधुर जी भी सो चुके हैं। रूहानी मधुर जी के पास पड़े हुए स्टूल पर बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़कर बेड की साइड से सिर लगाकर आंखें बंद कर लेती है। उसे पता ही नहीं लगता कि कब वो नींद की आगोश में चली गई। अब आगे सब लोग मधुर जी को लेकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। चारों गाड़ी में बैठे। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर रूहानी बैठी, उसके साथ की सीट पर मधुर जी और पीछे करण और शिवानी थे। रूहानी की गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकली वैसे ही उसके 3 गाड़ी आगे आ गई और 3 गाड़ियां पीछे। ये देखकर करण बोला, यार तेरी सिक्योरिटी तो बड़े पापा ने बहुत अच्छे से अरेंज की है। तो रूहानी सिर्फ जवाब में मुस्कुरा देती है। अभी वो लोग हॉस्पिटल से कुछ ही दूर पर आए थे कि तभी मल्होत्रा निवास का मोड़ आ गया। मधुर जी चिल्लाए, रूही स्टॉप द कार। ये सुनते ही रूहानी ने गाड़ी को जोरदार से ब्रेक लगाया। रूहानी उनकी तरफ मुड़कर बोली, क्या हुआ पापा, ठीक तो है ना? गाड़ी रोकने को क्यों कहा? रूहानी को इग्नोर करके मधुर जी करण से बोले, करण नेहा को फोन करके कहती है, कहो कि हमारा ब्रेकफास्ट ना लाए और अपना भी अभी के अभी निकी और हान के साथ मल्होत्रा निवास आने को कहिए, क्योंकि हम सब मल्होत्रा निवास में जाएंगे। मुझे रूहानी से शादी की बात जल्द से जल्द करनी है। ये सुनकर करण ने नेहा को कॉल करके बुला लिया, लेकिन अब रूहानी की सोच पर पानी फिर चुका था। उसने सोचा था कि वो मधुर जी का ध्यान अपनी शादी से हटवा देगी, पर मधुर जी तो उससे 4 कदम आगे निकलेंगे भी क्यों ना, बाप जो ठहरे। रूहानी ने गाड़ी को मल्होत्रा निवास की तरफ मोड़ लिया और अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियों को 2 और गाड़ी बढ़ा दिए। 2 आगे और 2 पीछे गाड़ियां थी वहां। ये चीज करण और शिवानी ने नोटिस की और रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी बोली, वहां पर सिक्योरिटी तो होगी ना, दैट्स व्हाई 4 गाड़ियां हटवा दी। मधुर जी अपना माथा पीटते हुए बोले, बेटा 2 भी क्यों, उन्हें भी रहने देना था, वहां पर सिक्योरिटी टाइट है ना। तो रूहानी मल्होत्रा निवास के सामने गाड़ी रोककर बोली, पापा ये जो मेरी सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये लोग बड़े पापा के चमचे हैं। आप बस देखते जाइए, इन्होंने अब तक फोन करके कितने बार बड़े पापा को क्या क्या नहीं बता दिया है। और मैंने 4 गाड़ियां तो ऐसे ही हटवाई थी, तो उनका फोन भी तो आता ही होगा। अगर मैंने सारी गाड़ियों को हटवाने को कहा होता तो बड़े पापा फोन की जगह खुद भी आ जाते। ये सुनकर सब हंसने लगे और गाड़ी से उतर गए। रूहानी गाड़ी पार्क करने चली गई। उधर मल्होत्रा निवास में डाइनिंग टेबल पर बैठकर जतिन जी, माया जी, प्रीतम जी और जोशना जी ब्रेकफास्ट करने लगे। आज संडे था तो सब बच्चे भी सो रहे थे। अभी वो लोग पहला निवाला मुंह में डालने ही वाले थे कि तभी पीछे से आवाज आई, हम कहीं लेट तो नहीं हो गए ना ब्रेकफास्ट के लिए। सबने आवाज की दिशा में देखा तो मधुर जी, करण, शिवानी और रूहानी को पाया। उन्हें देखकर वो हैरान थे। मधुर जी बोले, लगता है हमें देखकर खुश नहीं हुए तुम। सोचा कि दोनों फैमिली से मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, पर तुम तो नाराज कर दिया हमें। तो जोशना जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं भाई साहब वो बात नहीं है। तो चारों आकर बैठ जाते हैं। तभी पीछे से नेहा आती है बच्चों के साथ, वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी ऊपर से शिवांश अंगड़ाई लेते हुए गैलरी से डाइनिंग हॉल में जब कपूर परिवार के बीच पहुंचता है तो गिरते गिरते आता है। वो भागकर कमरे में जाता है और देखता है कि श्रेयांश मजे से सो रहा है। शिवांश ने अपना सिर पीट लिया। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे पानी का जग मिला। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए वो पानी के जग की तरफ बढ़ा। उसने पानी का जग उठाया और श्रेयांश पर उड़ेल दिया। अचानक सामने से श्रेयांश हड़बड़ा कर उठा। जब उसने शिवांश को देखा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगा और इससे पहले कि श्रेयांश कुछ कर पाता, शिवांश बोला, भाभी आई हुई है। ये सुनकर श्रेयांश असमंजस की स्थिति में बोला, किसकी भाभी, कौन सी भाभी? हमारे घर में तो किसी की भी शादी नहीं हुई है। तो शिवांश बोला, ओ मनबुद्धि, भाभी मतलब रूहानी कपूर, वो आई है नीचे अपने परिवार के साथ। अब तुम दोनों में इश्क है तो शादी तो होगी, लेकिन उसे भाभी तो बोलना पड़ेगा ही ना। श्रेयांश खुश हो जाता है और अपनी शादी के लिए सपने सजाने लगता है। तभी उसने सिर हिलाया और शिवांश के गले से लगकर श्रेयांश खुद खुश हो गया और अपनी शादी के सपने सजोने लगा। तभी उसने सिर हिलाया और शिवांश के गले से लगकर उसके गाल पर किस कर दिया। इस हरकत पर शिवांश मुस्कुरा दिया। फिर श्रेयांश बाथरूम में भाग गया और शिवांश गेस्ट रूम के बाथरूम में चला गया। नहा धोकर श्रेयांश और शिवांश हॉल में आए तो देखा सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में गप्पे मार रहे हैं और रूहानी साइड में किसी से फोन पर बातें कर रही है। श्वेता और आदित्य भी उठ चुके थे। श्रेयांश ने जाकर मधुर जी के पैर छू लिए। मधुर जी ने उसे आशीर्वाद दिया। जोशना जी, श्रेयांश और शिवांश के लिए ब्रेकफास्ट लेने चली गई। रूहानी आकर करण की साइड पर बैठ गई और फोन में नजरें गाड़ ली क्योंकि वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। श्रेयांश को ये अजीब लगने लगा, लेकिन सबके सामने वो क्या कहता। तभी जोशना जी दोनों के लिए खाना लेकर आई। अभी श्रेयांश और शिवांश ने एक निवाला ही लिया था कि मधुर जी ने बम फोड़ दिया। वो बोले, जतिन रूहानी की श्रेयांश के लिए हाँ है, वो शादी के लिए रेडी है। अब मैं जल्द से जल्द रूहानी को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की डेट निकलवा ले। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले रूहानी को सुरक्षित हाथों में सौंप दूं और मैं जानता हूं कि श्रेयांश रूहानी का मुझसे भी अच्छे से ख्याल रखेगा। अगर हो सके तो इसी हफ्ते में शादी की डेट निकलवा देते हैं। लेकिन रूहानी की एक शर्त है कि ये शादी कोर्ट मैरिज वाली होगी। वो चाहती है कि पूरी रस्मों रिवाज वाली शादी तब हो जब उसका बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन हम रिसेप्शन में तभी रखेंगे जिसमें सब आ सके। बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है, क्योंकि लड़के वाले तो तुम लोग हो ना। श्रेयांश तो बस हंस रहा था और रूहानी को देख रहा था जो शून्य भाव से फोन में कुछ बातें कर रही थी। जतिन जी बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मधुर, चल हम गले मिल। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। तब रूहानी बोली, एक मिनट अंकल, मैं आपको अपना एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो श्रेयांश बोला, रूहानी ने पता है कि रंजीत और उसके पापा, चाचा और मामा ने तुम्हारे साथ क्या किया।